हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 11 फरवरी। 11 फरवरी के न्यूज़ डिस्कशन देखें उससे पहले हम 10 तारीख के जो एमसीक्यू हैं उन्हें देखते हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था उस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं। पहला है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो है उसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन है, उसका उद्देश्य बताना है यहाँ से कि बिम्स्टेक किस लिए बना है, तो उसका उद्देश्य कुछ होगा, तो उसके ऑप्शन ये हैं। उसके बाद आपको देखना है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जो कंगारू का आईवीएफ हुआ है, मतलब इनवर्टो फर्टिलाइजेशन के तहत जो क्या है भ्रूण को विकसित किया गया है, उसमें सफलता अगर हो गई है तकनीक तो क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, तो उससे संबंधित ऑप्शन है। तीसरा है कि आलू क्रेता विक्रेता सम्मेलन और पुष्प प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आलू का जो हुआ था सम्मेलन लखनऊ में, उसका उद्देश्य क्या था। तो आलू का वृद्धि करना, किसानों को आधुनिक तकनीक या सारे। अगला है चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी द्वारा दिए गए सर्वोच्च जो सम्मान है अधिसदस्यता सम्मान, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा, किस वर्ग के लोगों को ये सम्मान दिया जाता है, तो वो बताना है। ललित कला अकादमी का है तो वरिष्ठ कलाकारों को दिया जाता है, या युवा कलाकारों को, या कला परिदृश्य में या संस्कृति से संबंधित। अगला 2025 के बारे में है कि आदर्श विधानसभा जो 2025 का अवार्ड सतीश महाना को दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्हें देने में उनका क्या योगदान रहा होगा, मतलब किसी वजह से तो दिया होगा, तो इसमें से आपको बताना है कि किस उद्देश्य से ये दिया गया होगा। विधानमंडल में उन्होंने अच्छा काम किया होगा, सत्रों को सही से चलाया होगा, प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया होगा, या सभी किए होंगे। छठा प्रश्न है नागालैंड का जो नृत्य हुआ था, हमने कल देखे थे कुछ नृत्य हुए थे नागालैंड के और कई अन्य राज्यों के, जो कहाँ हुए थे, महाकुंभ में, जनजाति महाकुंभ उत्सव मनाया गया था। तो जनजाति महाकुंभ में तो नागालैंड के दो नृत्य देखे थे हमने, एक था नृत्य चोंग और एक का खैबा। अब इनका उद्देश्य क्या रहा होगा, तो किस उद्देश्य से ये नृत्य किए जाते होंगे नागालैंड में, तो वो बताना है। जैसे कृषि के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों पर किए जाते होंगे, या विवाह समारोह के लिए होंगे, यो युवा वो जलवायु परिवर्तन के लिए होंगे। सातवां देखें तो BRI जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव से कौन सा देश हटा था, ये बताना है। हैनले पासपोर्ट में भारत की 80वीं रैंकिंग है, तो ये बताना है कि 80वीं रैंकिंग है, वो रैंकिंग के आधार क्या होते हैं, मतलब क्या फ़ायदा है अगर हम 80 पे हैं या पहले पे होते, तो ये देख के बताना है कि वीज़ा मुफ्त यात्रा मिलेगी, या कूटनीतिक संबंध अच्छे होंगे, या स्थिरता आएगी, या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते होंगे। 9वां प्रश्न है तिरुचिरापल्ली में बर्ड पार्क बनाया गया था, वो बर्ड पार्क किस खासियत क्या थी वहाँ की, तो हमने देखा था बर्ड पार्क क्या खासियत थी, एशिया का सबसे बड़ा एवियन संरक्षण क्षेत्र था, या प्रवासी पक्षियों का क्षेत्र था, या पक्षी पुनर्वास के लिए क्या केंद्र था, या दुर्लभ पक्षियों के लिए था, ये देखना है। 10वां है कोल इंडिया को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था CSR मतलब समाज के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए। इसमें प्रमुख जो समान कार्य मतलब सामाजिक कार्यों पर मान्यता दी गई थी, तो क्या मतलब किस कारण ये दिया जाता है, तो क्या किया है कोल इंडिया ने, तो कोयला के लिए अच्छा काम किया, पर्यावरण के लिए, सभी के लिए है, तो ये देख के इसमें से बताना। ये इनके क्या रहेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर रहेंगे जो आपको देखने हैं। तो ये फिर आज की करंट अगर देखें तो 11 फरवरी है आज, तो 11 फरवरी के जो आज के करंट अफेयर्स हैं, पहला है पैरा आर्चर, जो आर्चरी है, पहला पैरा आर्चरी जो पैरालंपिक वाले लोग होते हैं उनका ये निशानेबाजी वाला है। तो उसमें क्या होगा कि एशिया कप हुआ है, इसका कहाँ हुआ है, बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ है। तो इस आर्चरी में तो जो भारत ने पदक जीता है महिला श्रेणी में, वो जीता है किसने, सरिता ने, तो भारत की सरिता ने इसमें तीरंदाजी में जीता है। पुरुष वर्ग में आदिल मोहम्मद ने जीता है, तो आदिल मोहम्मद ने पुरुष वर्ग में जीता है, तो ये भी भारत के हैं। और ओपन कैटेगरी महिला में किसने जीता है, गोल्ड मेडल, पर जो इन्होंने भारत के आदिल ने जीता है वो क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, पर जबकि सरिता ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो इनका नाम वैसे ही फेमस हो, मतलब याद रखना है। तो गोल्ड किसने जीता है आर्चरी में, सरिता ने, पैरालंपिक में, कहाँ हुआ, थाईलैंड में हुआ है, तो इंडिया में ये नहीं हुआ अभी। अगला है ट्रंप को लेकर, तो ट्रंप जब से आए तब से रोज़ मनोरंजक खबर आ ही रही है। अब क्या कहा है इनने कि 9 फरवरी जो है वो अब गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में मनाया जाएगा। जो हमने देखा था इन्होंने नाम चेंज करने की पेशकश पहले से ही कर दी थी, तो अब क्या होगा, गल्फ ऑफ जो मैक्सिको है उसका नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया, और इसके लिए जो डे घोषित किया था वो था 9 फरवरी, जो मतलब परसों था, तो 9 फरवरी को ये किया गया था। अब अगर इस देखें गल्फ ऑफ मैक्सिको को, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको की आकृति है ऐसी
तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है कि ये बर्ड फुट डेल्टा बनाता है। तो चिड़िया के पंजे की तरह तो है, ऐसा चिड़िया का पंजा होता है, तो ये बर्ड फुट डेल्टा है। अब पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश में कि ये जो नदी है उत्तर मतलब अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो सीमा बनाती है उस नदी का नाम क्या पूछा था। तो ये नाम क्या है, रियो ग्रांडेस नदी का नाम है। अब यहीं पे एक और नदी आती है, ये वाली नदी, इसका नाम क्या है, मिसिसिपी, और इधर आ रही मिजोरी। तो ये मिसिसिपी मिजोरी का जो डेल्टा है मिसिसिपी का, वो भी मैक्सिको की खाड़ी में, इधर देखा रियो ग्रांडे का भी है। अब देश देखें तो यूएसए, ये मैक्सिको है। अब मैक्सिको में ही जो ये वाला प्रायद्वीप है, जो इस प्रायद्वीप का नाम है यूकाटन प्रायद्वीप। क्या नाम है, यूकाटन प्रायद्वीप। अब यूकाटन प्रायद्वीप इसका नाम है, ये क्यों फेमस है, तो यहाँ पे जैसे अपने हड़प्पा सभ्यता होती है, यहाँ पे एक माया सभ्यता हुआ करती थी, तो इस वजह से ये फेमस है। और यहाँ पे अभी कुछ खनिज वगैरह के भंडार मिलते ही है। वैसे ही मैक्सिको तेल वगैरह के खनिज के भंडार के लिए काफ़ी जाना जाता है। उसके बाद अगर इस प्रायद्वीप की बात करें तो इस प्रायद्वीप का नाम है फ्लोरिडा। तो इसका नाम क्या है, फ्लोरिडा। तो इसे कहते हैं फ्लोरिडा का तट। यहाँ पे एक सबसे फेमस सिटी है, उसका नाम क्या है, मियामी। अब यहाँ पे एक कंट्री दिख रही है उसी के नीचे, वो है बहामास, और बहामास के ऊपर नसाउ इसकी राजधानी। तो ये वाली बहामास हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन है कर्क रेखा की 23.5। अब यही कर्क रेखा तो भारत से भी गुजर रही है, तो वही कर्क रेखा इधर मैक्सिको से होते हुए और बहामास से होकर गुजरती है। तो जो भारत से कर्क रेखा गुजर रही है वो कहाँ से गुजर रही है, बहामास से। अब हम लोग तो बहामास के नाम से चप्पल भी आती है भारत में, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि बहामास के चप्पल से ही, कि यहाँ से ही रेखा निकल रही है और यही रेखा सेम भारत से भी निकलेगी। तो याद रखना। इसी के ठीक नीचे, अब तट किनारे पे मतलब इस पे नहीं है कर्क रेखा के ठीक नीचे कौन सा देश है, क्यूबा देश है। तो क्यूबा है, और क्यूबा के अगर नीचे देखेंगे तो एक कंट्री है हेती कंट्री, तो ये है। और इस वाले एरिया को कहते हैं ग्रेटर एंटलीज। तो अगर पूछ लेगा ग्रेटर एंटलीज वाला कौन सा एरिया, तो यही एरिया जो समुद्री वाला वो दिख रहा है ग्रेटर एंटलीज वाला है, तो ये याद रखना। और इस पूरे एरिया में जो कई कंट्रियों ने क्या कहा जाता है, वेस्ट इंडीज, ये मैक्सिको की खाड़ी, और ये वाली कंट्री कौन सी, कैरेबियन कंट्री है। तो ये हमने देखा। उसके बाद अगला न्यूज़ है लीड को लेकर। तो लीड क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है USGBC, मतलब यूनाइटेड नेशन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये क्या करता है, लीड के तहत ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट देता है। तो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट का क्या मतलब हुआ, ऐसी बिल्डिंग है जो पर्यावरण के लिए अच्छा काम कर रही होती, इन बिल्डिंगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई अच्छा काम कर रही हैं ये बिल्डिंग। तो अगर लीड को देखें तो लीड की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लीड में अगर हम नाम देखें इसका तो है लीडरशिप, एल से लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिज़ाइन। तो लीड का क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी और इन्वायरमेंट डिज़ाइन, ये इसका नाम है अगर लीड का फुल फॉर्म पूछा जाता। भारत के लिए भी क्यों फेमस है, सर्टिफिकेट में भारत की जो रैंकिंग है वो तीसरे स्थान पे है। तो अगर पूछा है कौन संस्था निकालता है, तो यूनाइटेड नेशंस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल निकालता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंगों को ही ये दिया जाता है, ऐसा नहीं है राज्य को दिया जा रहा है। अब इसमें जो संस्था है वो देख ली हमने। उसके बाद अगर देखें तो भारत की रैंकिंग थर्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड देखना है। तो चाइना फर्स्ट पे है और कनाडा दूसरे पे है और भारत तीसरे पे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगला न्यूज़ है कि NSG अधिकारी जो हैं दीपक केडिया को CA इन पब्लिक सर्विस में मिला है। तो CA का मतलब क्या होता है, चार्टर अकाउंटेंट। तो CA इन पब्लिक सर्विस में पुरस्कार दिया गया है NSG अधिकारी दीपक केडिया को। संस्था कौन सी देती है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, क्योंकि CA तो दिया गया, तो चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक संस्था है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। गणतंत्र दिवस पे इन्हें राष्ट्रपति का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है विशिष्ट, तो ये भी मिला है, साथ में CA इन पब्लिक सर्विस भी मिला है। तो इन्हें अगला न्यूज़ है HAL को लेकर। HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स मतलब जो जहाज वगैरह को बनाने का काम करते हैं, एयर वगैरह का, एयरप्लेन। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसका एक जहाज है ट्रेनर जहाज, तो इसका नाम था जेट ट्रेनर HJT 36। इसका नाम अब रख दिया है यशस। तो यस होता है ना, यशस्वी वाला, तो यशस नाम रख दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर जो HAL का था उसका नाम यशस कर दिया गया है। अब कहाँ पे किया गया, तो हमने कल न्यूज़ में भी देखा था, बेंगलोर में एरो इंडिया प्रोग्राम चल रही है, तो वहीं पे ये देखा गया है।
अब उसके बाद है भारत में उच्च शिक्षा के नामांकन में वृद्धि हुई है, मतलब जो हायर एजुकेशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, उनमें नामांकन में वृद्धि देखी गई। तो अच्छी बात है, नामांकन में वृद्धि का मतलब बच्चे एडमिशन ज़्यादा ले रहे हैं। तो पहले 23.7% था, अब 28.4% नामांकन हो गया है, तो बढ़ गया है इसमें। तो ये अच्छी चीज़ है, तो यही वाली इसमें दिखाई गई है। उसके बाद 2035 तक लक्ष्य है कि ये 27 वाला से 50% तक ले जाना है। यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं विद्यालय से संबंधित, तो इसमें विद्यालय बताए गए हैं। देश भर में 14.72 लाख स्कूल हैं और 24 करोड़ उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। पर अगर इसमें डाटा देखें तो ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ रहे हैं 69% वो सरकारी स्कूल और 50% छात्र, मतलब सरकारी स्कूल में कितने सरकारी स्कूल, 69% सरकारी स्कूल और 50% बच्चे और 50% छात्र हैं वो सरकारी स्कूल से संबंधित हैं। अगला है भारत का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, बायोमेडिकल नाम क्या है, बायोमेडिकल मतलब दवाओं से संबंधित। अब हॉस्पिटल के बाहर क्या होता है, हॉस्पिटल में कई सारी दवाएं होती हैं, जैसे सिरंज हुई, दवाओं के सिरप के पैकेट हुए, ये सारी चीज़ें, पट्टी वगैरह, ये सारे ट्रीटमेंट मतलब बोतल वगैरह, ये सब क्या होता है, वेस्ट ही तो होता है, मतलब कचरा होता है। पर ये वेस्ट घरेलू वेस्ट से बहुत अलग होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो क्या किया है IIT जो IIM एम्स है, जो एम्स नई दिल्ली वाला, उसने बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट ही लॉन्च बना दिया। मतलब एक ये क्या है, भारत का एक तो पहला है, भारत का पहला स्वदेशी ये प्लांट है। इसमें क्या किया जाएगा, जो बायो केमिकल का जो वेस्ट निकला हुआ है, मतलब हॉस्पिटल से कचरा निकला है, इतना 400 kg कचरा तक प्रतिदिन ये क्या कर सकता है, उसे मतलब बायोमेडिकल ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ये है, इसका नाम क्या रखा है, तो इसका नाम रखा है सृजनम। तो इंपॉर्टेंट रहेगा इसका नाम सृजनम, कहाँ पे, दिल्ली वाले में। तो ये विकास पर किसने किया, इसे बनाया किसने है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है CSIR NIIST संस्था है ये। तो नीस्ट करके CSI नीस्ट तिरुवनंतपुरम में, उसने इसे डेवलप किया, भारत का पहला है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है भारत और मिस्र का संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम है साइक्लोन 2025। तो पूछा जाएगा साइक्लोन 2025 किसके साथ हुआ है, तो मिस्र के साथ हुआ है। तो मिस्र के साथ ये याद रख, कहाँ पे हुआ है, दूसरा न्यूज़ तो राजस्थान में हुआ है। इस बार PCS में पूछे गए थे कहाँ हुआ है, कौन से महीने तक में पूछ लिया, तो क्या है, राजस्थान में ये आयोजित हुआ है। और कहाँ अभी चल ही रहा है, तो फरवरी के में। भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट है और मिस्र के कमांडो जो स्क्वाड्रन है वो इसमें भाग ले रहे हैं। तो भारत से कौन जा रहा है, सेना में पैरासूट रेजिमेंट, और मिस्र से कमांडो वाले हैं। अब मिस्र की लोकेशन देख लेते हैं, तो ये है मिस्र की लोकेशन। अगर वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं तो ये अफ्रीका है, अगर तो अफ्रीका में ये वाली जो एरिया है वही क्या है, मिस्र है। तो उसी एरिया को हम देख रहे हैं। अब मिस्र से ये तो जो नदी दिख रही है वो कौन सी है, नील नदी बह रही है। और नील नदी पे ऊपर की एक तरफ एक हमें दिख रहा है पोर्ट, इसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। तो सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर था ना, तो यही जगह है, मतलब उन्हीं के नाम पे ही अलेक्जेंड्रिया, ऐसे याद कर लेना है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इजिप्ट का ये सिटी है कायरो, तो ये याद रखना, इजिप्ट का सिटी कौन सा है, कायरो। वो यहीं पे तट पे है क्या, नहीं, कायरो तट पे नहीं है, ये याद रखना। और ये अगर नील नदी है तो नील नदी पे एक डैम हम पढ़ते हैं, उस डैम का नाम क्या है, आशवन डैम। अब उसके बाद यहाँ पे एक पोर्ट दिख रहा है, जो पोर्ट काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा, पोर्ट सईद, जो पेपर में आ भी चुका है, ये पोर्ट सईद। तो पोर्ट सईद किस तट पे है ये पूछा जाएगा, तो ये ऊपर वाला मेडिटेरियन सी है, नीचे रेड सी है, तो किस तट पे ये, मेडिटेरियन। और एरिया कौन सा, ये सुएज नहर है, तो सुएज नहर के उत्तर में स्थित कौन सा है, पोर्ट सईद है। जबकि इधर की तरफ आ जाएंगे तो पोर्ट सुएज है, यहाँ पे सुएज नहर है और सुएज ही के नाम से पोर्ट है। और ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये कहलाता है सिनाई प्रायद्वीप। 1967 में इसने पहले इजराइल ने इस पर कब्जा भी कर लिया था, पर बाद में क्या हुआ, कब्जे को हटा दिया गया, मतलब इजराइल पीछे हट गया। तो ये वाला सिनाई प्रायद्वीप है, और सिनाई प्रायद्वीप को काट के ही 1869 में क्या बनाया गया था, सुएज नहर का निर्माण किया गया था। यहाँ पे एक शर्म अल शेख करके पोर्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो शर्म अल शेख पोर्ट कहाँ पे, सिनाई प्रायद्वीप में है। और ये, और जो इस वाला, ये तो सुएज वाला चला गया, ये वाला एरिया है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अकावा की खाड़ी। तो इंपॉर्टेंट रहेगा अकावा की खाड़ी, और यहीं पे इजराइल की भी सीमा लगती है और जॉर्डन की सीमा भी पानी से मिलती है। तो ये अकावा की खाड़ी है, तो ये हमने देखा। उसके बाद ये हमने देख लिया या इस वाले में तो ये है।
आसवन डैम देख लिया, कायरो देख लिया, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट और पोर्ट सईद वाला एरिया। अब इजिप्ट के अगर पश्चिम में देखें तो लीबिया कंट्री, और नीचे की तरफ देखेंगे तो कौन सा कंट्री है, सूडान कंट्री है। और यहाँ पे जो डेजर्ट है उसका नाम है लीबियन डेजर्ट। लीबिया है तो नाम है डेजर्ट का, लीबियन डेजर्ट। तो ये हमने मैपिंग देख ली। उसके बाद है LF उन्मूलन के लिए MDA बयान। अब इसका क्या मतलब हुआ LF का, तो LF का मतलब होता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस लिम्फेटिक, इसका क्या मतलब हुआ, ये होता है हाथी पांव। लसिका लिम्फेटिक मतलब लसिका, तो लसिका फाइलेरिया, फाइलेरिया का मतलब क्या होता है, इसका नॉर्मल है हाथी पांव, तो इसका नाम होता है हाथी पांव। पांव के आकार कैसा होता है, बड़ा हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए, इसका उन्मूलन करने के लिए एक वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है। तो अब इस बीमारी के बारे में देखें, लिम्फेटिक वाले के फाइलेरियासिस में, तो ये हाथी पांव है, ये किससे होता है, परजीवी से होता है। सबसे पहली चीज़ किससे होती है, परजीवी से होता है। तो ये सबसे पहला याद रखना है इसके बारे में। तो ये परजीवी से होता है, और परजीवी का जो वाहक होता है वो मच्छर होता है। और मच्छर कौन सा होता है, तो कई सारा होता है। जैसे एक होता है क्यूलेक्स से फैल सकता है, एक एडीज से फैल सकता है। तो क्यूलेक्स, एडीज और भी मच्छरों से फैल सकता है। तो ये वाला देखा, पाँव वगैरह कैसे होते हैं, असामान्य सूजन आ जाती है, केवल पाँव पे ही नहीं आ सकती, हाथ या शरीर के किसी भी अंग पे आ सकती है। तो मच्छरों से बचाव इसका मेन होता है। तो ये हमने देखा कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसका नाम क्या है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए प्रेस क्या हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये हमने देखा। उसके बाद है अगला, बांग्लादेश में एक ऑपरेशन चल रहा है सेना का, उसका नाम क्या है, पुलिस का ऑपरेशन डेविल हंट। इसमें 1300 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब गिरफ्तार करने वाले लोग कौन है, जो शेख हसीना के परिवार के या उनकी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि उन्हें ही अब प्रताड़ित, मतलब ये गिरफ्तार किया जा रहा है। तो शेख हसीना के परिवार के और उनकी पार्टी कौन सी थी, उनकी अवामी लीग, उसके लोगों को ये गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ऑपरेशन का नाम रखना है, ऑपरेशन डेविल हंट। तो ये इंपॉर्टेंट रहा है। उसके बाद है, भारत में EFTA डेस्क का उद्घाटन हुआ है। तो EFTA डेस्क का मतलब क्या हुआ है भारत में, तो हुआ क्या था, पिछली साल 2024 में 10 मार्च को एक हस्ताक्षर हुआ था। किसके साथ हस्ताक्षर हुआ था, तो उन कंट्री का नाम था EFTA। उन्हें मतलब इन सबको मिला के क्या कह रहे हैं, हमने EFTA एग्रीमेंट किया था। अब EFTA क्या है, तो उनमें 4 कंट्रियों से हमने समझौता किया था। अब इनका उद्देश्य क्या था EFTA का, कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, मतलब हमें यूरोप के कुछ देशों के साथ अब ट्रेड फ्री का मतलब टैक्स की मात्रा कम लगती है यहाँ पे। तो ट्रेड फ्री जो होगा, फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच समझौता किया था। अब जो EFTA कंट्री है उनमें 4 हैं। अब दिक्कत की बात यह आ रही थी, इसमें फेमस कंट्री नहीं है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऐसी कंट्रियाँ नहीं है, इस वजह से इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो स्थान उद्घाटन कहाँ पे हुआ है इस EFTA डेस्क का, नई दिल्ली में हुआ है। कंट्री कौन सी है, एक स्विट्जरलैंड है, एक नॉर्वे है, एक आइसलैंड है और लिechtenstein है। तो यहाँ पे 2 कंट्री का क्रम से याद रख सकते हैं, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein है, ये पास पास है, और नॉर्वे और आइसलैंड है। तो इनका भी हम मैप देखेंगे। पहले हमें क्या याद रखना, EFTA का यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। क्या इसमें इटली शामिल है, जर्मनी शामिल है, फ्रांस शामिल है, नहीं, ऐसी शामिल नहीं है। कौन से हैं, ये 4 है। फ्री ट्रेड के लिए 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर हुआ था। अब कंट्रियों के नाम देख लेते हैं, जौन सा है। तो यहाँ पे देखो, ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के ऊपर पास में एक लैंडलॉक कंट्री है छोटी सी, उसका नाम क्या है, लिechtenstein। तो ये दिख रहा है छोटा सा कंट्री लिechtenstein। अब इससे ऊपर चलेंगे तो ये वाला मैप देख लें। उसके बाद कौन सा हमें दिख रहा था, ये है आइसलैंड वाला एरिया, और ये नॉर्वे। तो आइसलैंड, ये नॉर्वे। इधर की तरफ चलेंगे डेनमार्क है। डेनमार्क क्या शामिल है, डेनमार्क का ये ग्रीनलैंड है, मतलब ये वाला एरिया कौन सा, ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क है। तो ये शामिल है, नहीं। आइसलैंड शामिल है, बिल्कुल शामिल है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कनक्लेव में हमारे राम महानाट्य का भव्य मंचन हुआ है। तो हमारे राम, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण कनक्लेव है। कहाँ आयोजन हुआ है, लखनऊ में आयोजन हुआ है। तो हमारे राम करके एक नाटक का आयोजन हुआ है लखनऊ में। तो अंतर्राष्ट्रीय एक पूरे तरीके से समारोह किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है। उसके बाद है CISF के 20 परिसरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, और इसके लिए NTPC के साथ समझौता किया जा रहा है। अब मेन बात है, कहाँ स्थापित होंगे, तो नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज, इस सब जगह पे ये स्थापित होंगे। तो ये हमने देखा 11 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।